नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल पर। हम कर रहे थे राजस्थान अध्ययन और आज हमारा है राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 6 जिसका नाम है स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम। जिसके अंदर हम राजस्थान के कुछ स्थापत्य हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कोई हवेली, कोई बावड़ी, कोई महल, दुर्ग, इनके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। मानव संस्कृति के इतिहास में स्थापत्य का अपना अलग स्थान है। स्थापत्य एक श्रेणी श्रृंखला है जो सदियों की बिखरी हुई है। वैसे तो इस पैरा के अंदर कुछ भी नहीं, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अपने डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से कुछ एक बातें आनी शुरू होती है। तो उसमें हम पहले पढ़ेंगे नगर विन्यास, स्थापत्य एवं भवन शिल्प। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा और सोंथी में खुदाई से अनेक प्रमाण मिलते हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल से कई सदियों पूर्व सरस्वती एवं दृष्टवती नदियों के किनारे पर बसे इन नगरों की नगर योजना एवं भवन निर्माण उच्च स्तरीय थी। कौन सी दो जगह? कालीबंगा और सोंथी। ईंटों से भवन भवन, सड़कें, नालियां, गोल कुएं, वेदियां आदि इस बात को प्रमाणित करती हैं। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में, ये राजस्थान है अपनों ने माना, तो दक्षिण पश्चिम यानी कि इधर दक्षिण पश्चिम राजस्थान में आहड़, गिलुंड। आहड़ कहाँ पर है? उदयपुर में। और गिलुंड राजसमंद। आहड़, गिलुंड आदि संस्कृति के केंद्र रहे हैं। मकानों में खिड़कियां, दरवाजे, बरामदे, खुले चौक आवास को पूर्णता प्रदान करते थे, जो यहाँ की समृद्ध अवस्था पर प्रकाश डालते हैं। अनाज पीसने के पत्थर, तांबे की चद्दरें आदि आहड़ की कृषि तथा व्यवसाय प्रधान बस्ती की ओर संकेत करते हैं। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के कई सांस्कृतिक केंद्रों का ज्ञान होता है, जिनमें पुष्कर, मरुधन्व, जांगल, मत्स्य, साल व मरुकांतार आदि प्रमुख हैं। महाभारत काल में विराट नगर, जो कि अब क्या है? बैराट। कहाँ? जब कोटपुतली बैराट में। महाभारत काल में विराट नगर, बैराट, पुष्कर आदि नगरों का वर्णन आता है, जो स्थापत्य एवं रक्षा की दृष्टि से नगर योजना की समृद्ध कहानी कहते हैं। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्त काल तक में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में भी स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ है। इस काल की कला केवल राजकीय प्रश्रय में नहीं पलती थी, वरन आमजन के मध्य भी प्रचलित थी। विराट नगर अब कहाँ पर है? कोटपुतली बैराट में है, जयपुर में नहीं है। अशोककालीन सभ्यता का एक अच्छा उदाहरण है। अशोककालीन सभ्यता का, यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभलेख और बौद्ध विहार के खंडहर प्रमुख है। मौर्य काल में बेडश नदी के किनारे मध्यमिका, मध्यमिका कहाँ है? चित्तौड़ के पास, जिले आजकल नगरी कहते हैं जिसे, कि भव्य नगर योजना इस बात की साक्षी है कि तीसरी सदी ईसा पूर्व से छठी सदी तक यह भव्य नगर रहा। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में मेनाल, अमझेरा, डबोक, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र नगरीय वैभव के साक्षी हैं। बावड़ियां, कुंड, मंदिर, सड़कें, नालियां तथा रिहायशी मकानों का संतुलित निर्माण इन खंडरों तथा उपलब्ध पुरातात्विक सामग्री में आसानी से दिखाई पड़ता है। 7वीं से 13वीं शती तक का काल राजस्थान में स्थापत्य की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। राजपूत संस्कृति के उदय के कारण वीरता एवं रक्षा के प्रतीक किले एवं धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीक मंदिर बनाए गए। राजपूत काल में जहां जहां राजधानियां बनी, वहां नगर नियोजन विशिष्ट रहा। नगर की रक्षा की सुविधा की दृष्टि से जो स्थान चुना जाता था वह महत्वपूर्ण स्थल होता था। इस दृष्टि से भीनमाल, भीनमाल कहाँ है? जालोर। भीनमाल, जालोर। चित्तौड़, मंडोर, ओसियां, मंडोर का है जोधपुर में, रणथंभौर, झालरापाटन, राजौरगढ़, आमेर जैसे स्थानों को राजधानी नगर बनाने हेतु चुना गया। आगे चलकर देशी राजाओं ने अपनी अपनी राजधानियों के लिए जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, बूंदी, कोटा, जयपुर जैसे नगरों की स्थापना की और उन्हें परिपूर्ण नगर के रूप में विकसित किया। उदाहरण के लिए हम जयपुर को देखें तो महान शिल्पकार कौन? विद्याधर ने जयपुर शहर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया। तो जयपुर के शिल्पकार कौन थे? विद्याधर थे। कौन थे? विद्याधर। और उन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर को बसाया है। सुव्यवस्थित रूप से जयपुर के निर्माण में चौड़ी और सीधी सड़कों एवं रास्तों की व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही। शहर के दोनों सिरों पर चौपड़ अर्थात चौड़ी और बड़ी चौपड़ हैं, जिनके जिनमें बीच में फंवारे तथा चौड़ी सड़क के दोनों ओर बाजार है। शहर के निकास के लिए सूरजपोल, चांदपोल, घाट गेट, सांगानेरी गेट, अजमेरी गेट, जोरावर सिंह गेट आदि महत्वपूर्ण दरवाजे हैं। तो मेन क्या है? जयपुर के शिल्पकार कौन है? विद्याधर है, जिन्होंने 9 वर्गों के सिद्धांत पर जयपुर को बसाया है। सवाई जय सिंह की कल्पना किसकी? सवाई जय सिंह की कल्पना को साकार करने के लिए जयपुर शहर की नींव कब डली? नवंबर 1726। कब? नवंबर 1726 में राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट द्वारा रखी गई थी। नींव किसने रखी? राजगुरु पंडित जगन्नाथ सम्राट। राजा कौन थे? सवाई जय सिंह थे। समय नवंबर 1726। शिल्पकार विद्याधर। सिद्धांत 9 वर्ग सिद्धांत।
आगे चलकर पूरे राजस्थान को नगर नियोजन को जयपुर के स्थापत्य ने प्रभावित किया। 12वीं सदी में जैसलमेर का निर्माण जंगल की निकटता और पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया। समूची योजना जनजीवन और व्यापार की समृद्धि के हित में थी। चौहानों के समय अजमेर की गिनती समृद्ध नगरों में की जाती थी। पृथ्वीराज विजय किसकी है? ये पृथ्वीराज विजय काव्य, यह है जयानक। पृथ्वीराज विजय काव्य में अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से करते हैं। किससे? अजमेर की तुलना इंद्रपुरी से किसने की? जयानक ने। किसमें? पृथ्वीराज विजय काव्य में। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में जल की प्रचुरता का बड़ा हाथ रहा है। जोधपुर और बीकानेर की बसावट में गढ़ निर्माण, परकोटे भवन निर्माण आदि भौगोलिक परिस्थितियों से संबंधित है। बीकानेर में समतल भूमि में पेशे के अनुसार नगर के भाग बनाए गए तथा हाटों और बाजारों का व्यापारिक सुविधा के अनुकूल बनवाया गया। उदयपुर को झील के किनारे घाटियों के अनुकूल पेशे के अनुसार मोहल्लों में बांटा गया। बूंदी को क्या कहा जाता है? सिटी ऑफ स्टेपवेल्स, यानी कि बावड़ियों का शहर। किसका? बावड़ियों। बावड़ी होती है ना, स्टेपवेल, बावड़ियों का शहर कहा जाता है। किसे? बूंदी को। आगे है, नगरों के स्थापत्य से गांवों का स्थापत्य भिन्न रहा। पहाड़ी इलाके में के गांव पहाड़ी ढलान और कुछ ऊंचाई लिए हुए हैं, जैसे केलवाड़ा, सराड़ा। पहाड़ों और घने जंगलों में आदिवासियों की बस्तियों छोटी छोटी टेकरियों पर दो चार झोंपड़ियों के रूप में बसी मिलती हैं। रेगिस्तानी गांव को पानी की सुविधा को ध्यान में रखकर बसाया जाता है। इसलिए बीकानेर और जैसलमेर के गांवों के आगे सर अर्थात जलाशय का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, जैसे बीदासर, जैतसर, उदासर। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले दुर्ग शिल्प। हम पढ़ेंगे दुर्ग शिल्प के बारे में। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा हो जहाँ कोई छोटा बड़ा दुर्ग गढ़ गढ़ी ना हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चल रही है। शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए हैं। तो शुक्र नीति ने कितने अंग माने हैं? 7 अंग माने हैं राज्य के। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहां पर महाराष्ट्र, एमपी के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने गए हैं। तो गढ़ और दुर्ग पर देखा जाए सर्वाधिक कहाँ पर है, तो सर्वाधिक सबसे पहले रैंक पर तो कौन है? महाराष्ट्र है। सेकंड रैंक पर कौन है? एमपी है। और थर्ड रैंक पर क्या है? आपनो राजस्थान। ठीक है। यहाँ राजाओं व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्ग बनवाए। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ मिल रहा है? कालीबंगा की खुदाई में मिल रहा है। दुर्गों के स्थापत्य का विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा में। कालांतर में मौर्य, गुप्त, प्रवृत्ति युग में दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिरों और जलाशय को प्रधानता दी जाने लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का सोनागढ़। कौन सा? भाटियों का सोनागढ़। अजयराज चौहान का गढ़ बिठली तारागढ़, जो कि कहाँ है? अजमेर में है। कुंभा का मांडलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। रचना है वीर विनोद। वीर विनोद, ये रचना किसकी है? श्यामल दास की है। तो इस रचना के अंदर श्यामल दास जी ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि 84 दुर्ग है, कुल दुर्ग हैं 84। उसके अंदर से 32 दुर्ग जो हैं वो किसने बनवाए हैं? कुंभा ने बनवाए हैं। ये किस में बात आई है? ये वीर विनोद जो कि श्यामल दास द्वारा रचित है, उसके अंदर ये बात आई है। तराइन के दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ है? तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना हुई। तो दिल्ली में तुर्क अफगान शासन की स्थापना कब हुई? तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाते मोहम्मद गौरी से, उसके बाद में, जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर पड़ा। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियों हो और जो ऊपर से चौरस हो। यहाँ खेती योग्य भूमि व सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन कला में जो दुर्ग बने हुए थे और जो जीर्ण शीर्ण या खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़। महाराणा कुंभा ने इस नवीन दुर्ग में परिवर्तित किया। तो अचलगढ़ का पुनर्निर्माण किसने करवाया है? महाराणा कुंभा ने करवाया है। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। तो किस किस का करवाया महाराणा कुंभा ने पुनर्निर्माण? अचलगढ़ का, जो कि आबू में है, और चित्तौड़गढ़ का। जब मुगलों के साथ राजपूतों के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदान में नगर दुर्गों का निर्माण करने लगे, जैसे कि जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। क्योंकि राजस्थान के राजपूत शासकों के लिए यह अब स्थिरता व शांति का काल था। अब राजस्थान के 6 दुर्ग हैं जो कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के अंदर, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किए गए हैं। 6 दुर्ग कौन से हैं? आमेर महल, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये कब जोड़े गए हैं?
जून 2023 में नोम पेन के अंदर हुई थी कमेटी यूनेस्को की, तब इस सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की किस सूची में? वर्ल्ड हेरिटेज साइट सूची के अंदर। कब? जून 2013 में। और ये मीटिंग हुई कहाँ पे थी? ये हुई थी नाम पेन के अंदर। अब ये 6 दुर्गों की ट्रिक क्या है? 6 दुर्ग जो जोड़ेंगे उसकी ट्रिक क्या है? आम, चीकू और गाजर। तो आम से आमेर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से जैसलमेर और र से रणथंभौर। ये हो गए हमारे 6 दुर्ग जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर जून 2013 में जोड़े गए। प्राचीन ग्रंथों में दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख है वे राजस्थान में दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अभेद्य बुर्ज, किले के चारों तरफ गहरी खाई या पारिख। खाई, पारिख मतलब खाई होता है। गुप्त प्रवेश द्वार तथा सुरंग, किले के भीतर सिलह खाने यानी कि शास्त्रागार, जलाशय अथवा पानी के टांके, राजप्रसाद तथा सैनिकों के आवास गृह यहाँ के प्राय सभी दुर्गों में मिलते हैं। अभी हम पढ़ेंगे दुर्गों के प्रकार। दुर्गों के प्रकार कौन कौन से हैं? पहला जो है वो है ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग को ही क्या कहते हैं? जल दुर्ग। जल दुर्ग या ओदक दुर्ग में कौन से आते हैं? वो दुर्ग जो विशाल जल राशि से घिरा हुआ हो, जैसे कि गागरोन दुर्ग की दुर्ग बीच में है और साइड के अंदर क्या हो? पानी पानी से घिरा हुआ हो। वो कौन सा दुर्ग होएगा? ओदक दुर्ग। फिर है गिरी या पर्वत दुर्ग, जो किसी ऊंचे पर्वत पर हो, और ज्यादातर दुर्ग जो है वो किसी पर्वत पर ही है राजस्थान में। मरुभूमि में बना हुआ दुर्ग धानवन दुर्ग कहलाता है। कैसा दुर्ग? धानवन, जो कि सीधा डेजर्ट के अंदर बना होता है, रेगिस्तान में बना होता है, मरुभूमि में बना होता है, वो क्या कहलाता है? धानवन दुर्ग। और इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि जैसलमेर का दुर्ग। फिर है सघन बिहड़ वन में बना हुआ दुर्ग। वन दुर्ग कहलाता है, मतलब वन में बना हुआ दुर्ग कौन सा? वन वन दुर्ग। जैसे कि सिवाना, सिवाना का दुर्ग। और कहाँ पर है ये? सिवाना का दुर्ग कहाँ है? बालोतरा में। पहले कहाँ होता था? ये बाड़मेर में होता था, अब कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर है। और पहाड़ी कौन सी है? हल्देश्वर की पहाड़ी। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? हल्देश्वर की पहाड़ी। और जिला कौन सा आ गया इसका? बालोतरा। पहले कौन सा आता था? बाड़मेर। अब जब नए जिले बन गए तो ये आ गया बालोतरा के अंदर। एरन दुर्ग। अब कौन सा दुर्ग है? एरन दुर्ग, जो कि जिसके मार्ग में खाई, कांटे, पत्थर से मतलब मुश्किल दुर्ग हो, तो वो दुर्ग कौन से हो गए? चित्तौड़ का दुर्ग या जालोर का दुर्ग। फिर है पारिख दुर्ग। पारिख हमने ऊपर पढ़ा था, खाई कहते हैं पारिख, मतलब खाई जिसके चारों ओर बहुत बड़ी खाई हो, वो पारिख दुर्ग। जैसे कि भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग। जिन दुर्गों के चारों ओर बड़ी बड़ी दीवारों का परकोटा है वे पारिध दुर्ग कहलाते हैं। पारिख दुर्ग, पारिख में ख आ रहा है, तो वो कौन सा दुर्ग है? जिनके जिनके आर पार क्या है? खाई है। और पारिध में जिनके आर पार क्या है? परकोटा है। इसमें ख आ रहा है तो मतलब खाई। फिर पारिध हमें याद हो जाएगा जिनके चारों ओर दीवार का परकोटा है, जैसे कि चित्तौड़गढ़, जैसलमेर। फिर आता है सैन्य दुर्ग। वो दुर्ग जिसमें युद्ध की व्यूह रचना में चतुर सैनिक रहते हो, वो होते हैं व्यूह दुर्ग, सैन्य दुर्ग। और नौवा क्या है? सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग में शूरवीर एवं सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ ऐसे दुर्ग भी हैं जिन्हें दो या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया जाता है, जैसे कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ये किस में आ रहा है? गिरि दुर्ग में भी आ रहा है, पारिख में भी आ रहा है मतलब खाई वाले में, और एरन दुर्ग के अंदर भी आ रहा है। एरन दुर्ग कौन सा होता है? जो कि खाई, कांटे, पत्थर से जिसका मार्ग मुश्किल होता है। दुर्ग के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्ग को श्रेष्ठ माना जाता है। कौन सा दुर्ग श्रेष्ठ माना जाता है? सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग क्या होता था? जहाँ पे व्यूह रचना में जो चतुर सैनिक होते थे वो रहते थे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अभी अगर पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? क्या बात? राजस्थान का बिगेस्ट लिविंग फोर्ट, बिगेस्ट लिविंग फोर्ट। तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक के ऊपर कौन सा आता है? फर्स्ट रैंक पे आता है अपना चित्तौड़गढ़। और सेकंड रैंक पे कौन सा आता है? जैसलमेर का दुर्ग, लिविंग फोर्ट में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे हम पहला पहला पढ़ेंगे कौन सा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ गिरी दुर्गों में राजस्थान का गौरव। राजस्थान का गौरव कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन और प्रमुख है। दिल्ली से मालवा और गुजरात जाने वाले मार्ग प्रसिद्ध होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व था। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ कौन सा? वीर विनोद किसकी है ये ग्रंथ? श्यामल दास।
मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांग यह कह कि चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकोट रखा था। बनवाया किसने? मौर्य राजा कौन? चित्रांग या चित्रांग। और किसके अनुसार? वीर विनोद के अनुसार नाम क्या रखा था? चित्रकूट। उसी का परिवर्तित नाम चित्तौड़ है। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल। गुहिल राजवंश के संस्थापक कौन है? बप्पा रावल ने। अंतिम मौर्य शासक कौन? मान मौर्य को पराजित कर 8वीं शताब्दी में लगभग चित्तौड़ पर अधिकार कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा था। तो खिजराबाद नाम किसका रखा गया था? चित्तौड़गढ़ का। और किसने रखा था? अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है जिसे कि मेसा का पठार कहते हैं। किस पठार पर स्थित है? मेसा के पठार पर स्थित है। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। यह किला सब किलों का सिरमौर समझा जाता है। तो किलों का सिरमौर किसे कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। मेसा के पठार पर है। चित्तौड़गढ़ के लिए एक लाइन प्रसिद्ध है क्या? गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया। कि गढ़ तो सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी सब तो गढ़ैये हैं। चित्तौड़ के किलों में इतिहास के 3 प्रसिद्ध साक्य हुए। तो चित्तौड़ के किले में कितने साक्य हुए? 3 साक्य हुए। पहला जो हुआ है वो 1303 में हुआ है। कौन था आक्रमणकर्ता? अलाउद्दीन खिलजी था। दूसरा हुआ था 1534 में। इसमें कौन था आक्रमणकारी? गुजरात का शासक बहादुर शाह था। और तीसरा हुआ था 1567 में। इसमें आक्रमणकारी कौन था? अकबर था। रानी पद्मिनी के जौहर, वीर जयमल राठौर और पत्ता सिसोदिया के पराक्रम बलिदान का साक्षी चित्तौड़गढ़ का किला इतिहास में अपना सानी नहीं है। ये हमने यहाँ पे पढ़ा ना। इस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था 1303 में, ये वो है रानी पद्मिनी। और जो राजा थे कौन? रावल रतन सिंह केसरिया, मतलब रावल रतन सिंह थे। यहाँ पे बहादुर शाह के टाइम में राजा कौन थे? विक्रमादित्य। कौन? विक्रमादित्य। और ये अकबर के टाइम उदय सिंह। ये जो जयमल पत्ता हमने पढ़ा, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया, ये किसके टाइम में थे? उदय सिंह, यानी कि तीसरे साके के अंदर थे। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीर, उन्नत और विशाल बुर्जें, 7 अभेद्य प्रवेश द्वार। कितने प्रवेश द्वार है? 7। किले पर पहुंचने का लंबा और टेढ़ा मेढ़ा सर्पिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों ने तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चंवरी प्रसाद एक है, श्रृंगार चंवरी एक है, श्रृंगार चौकी। श्रृंगार चौकी कहाँ है? मेहरानगढ़ में। श्रृंगार चौकी ये कहाँ पर है? मेहरानगढ़ के अंदर है, जोधपुर में। और श्रृंगार चवरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभ श्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभा द्वारा निर्मित विजय स्तंभ, रानी पद्मी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांग मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ, ये सब कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये इंपॉर्टेंट है। एक आता है कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, एक तो है कुंभ श्याम मंदिर, ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। एक आता है कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर, ये कहाँ पर है? ये है कुंभलगढ़ में। कहाँ है? कुंभलगढ़ में। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर है। आगे चलते हैं। अगला अपना जिला ही कौन सा है? कुंभलगढ़ है। कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। कौन सा दुर्ग है? ये गिरी दुर्ग है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप, कौन सी? सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल था। तो संकट काल में मेवाड़ राज परिवार का आश्रय स्थल कौन सा होता था? कुंभलगढ़ होता था। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन? मंडल। प्रमुख शिल्पी कौन था इस दुर्ग का? मंडन था। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है, जो अंतरराष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों, कंगूरों के विचारों से एट्रस्कन वास्तु से की है। तो एट्रस्कन वास्तु से कुंभलगढ़ की तुलना किसने की है? कर्नल टोड ने की है। दुर्ग के भीतर क्या है? झाली बाव बावड़ी है। कि ये एक लड़की है जिसका नाम झाली है। इसने कुंभ उठा रखा है अपने सिर पे, और ये कहाँ जा रही है? बावड़ी में जा रही है। तो झाली कुंभ लेकर बावड़ी में जा रही है। तो झाली बाव कहाँ पर है? कुंभलगढ़ में है। कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर जस बताकर आई हूँ कि कुंभ स्वामी मंदिर कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और कुंभ श्याम कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। और कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ में है। झाली रानी का मालिया, मामा देव तालाब, उड़ना राजकुमार, पृथ्वीराज की छतरी आदि प्रसिद्ध स्मारक बने हुए हैं। यहीं उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ और राणा प्रताप का जन्म हुआ। कुंभलगढ़ के अंदर बादल महल है, कटारगढ़ के अंदर।
बादल महल, वहां पर जन्म किसका हुआ है? प्रताप का हुआ है। इसके ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इसके किले की ऊंचाई के बारे में अब्बुल फजल ने लिखा है, कितना बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है। तो ये बात किसने कही है? अब्बुल फजल ने कही है। किस दुर्ग के लिए? कुंभलगढ़। क्या कही है? कि इतना ऊपर है कि अगर हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो सिर की पगड़ी जो है वो गिर जाती है। अगला दुर्ग कौन सा है? रणथंभौर दुर्ग है। कहाँ पर है ये? सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ है? सवाई माधोपुर के अंदर है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा करवाया गया था। किसने निर्माण करवाया? अजमेर के चौहान शासकों ने इसका निर्माण करवाया। कब? 8वीं शताब्दी के अंदर। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया, इसलिए इसका नाम क्या बन गया? रणथंभौर। किसने निर्माण करवाया? रणथान देव चौहान ने करवाया है। रणथंभौर दुर्ग राणा हमीर देव चौहान के शासक साहस का मूक गवाह है। 1301 में अलाउद्दीन के युद्ध करते हुए शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरी और वन दुर्ग दोनों की विशेषताएं हैं। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। अब्बुल फजल ने कुंभलगढ़ के लिए क्या लिखा था? कि इतना बुलंदी में बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। और यह दुर्ग बख्तरबंद है, किसने कहा? अब्बुल फजल ने। किसके लिए? रणथंभौर के लिए कहा है। इस दुर्ग में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और गणेश मंदिर है। ये सब कहाँ पर है? रणथंभौर के अंदर है। साथ में बता दूं कि जो रणथंभौर का दुर्ग है, यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है, जिसे क्या कहा जाता है? न्याय की छतरी। न्याय की छतरी। ठीक है। और साथ साथ मैं बता दूं कि 80 खंभों की छतरी कहाँ है? 80 खंभों की छतरी, 80 खंभों की छतरी है अलवर में। 32 की सवाई माधोपुर में, 80 की अलवर में, 84 खंभों की छतरी बूंदी के अंदर। हमने क्या था ना, बूंदी 84 बूंदी खांसी, या फिर बूंदी जो है 84 रुपए किलो है, ऐसे करके। अगला है अपना सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है। बाड़मेर के में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग प्रसिद्ध है। कौन से पहाड़ पर है? 56 के पहाड़ पर है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशीय वीर नारायण ने की थी। तो सिवाना की स्थापना कब हुई है? 954 में हुई है। किसने की है? परमार वंशीय वीर नारायण ने। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालौर के राजा कान्हड़ दे के भतीजे शीतल देव के अधिकार में था। अलाउद्दीन ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया, जिसमें शीतल देव वीरगति को प्राप्त हुए तथा दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रहा है। संकट काल में मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली क्या रहा है? कुंभलगढ़। और संकट काल में मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली क्या रहा है? सिवाना दुर्ग। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया था। कौन से युद्ध के बाद? गिरी सुमेल युद्ध के बाद में। गिरी सुमेल युद्ध हुआ कब था? जनवरी 1554 में। जनवरी 1544 के अंदर, सॉरी, 1544 के अंदर हुआ था गिरी सुमेल युद्ध। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया था। अगला है अपना कौन सा दुर्ग? तारागढ़ का किला, जो कि कहाँ है? बूंदी में है। गिरि दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के कारण, फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत ऊंचा बना हुआ है, नीचे से देखने पर तारे जैसा लगता है, इसलिए इसका नाम तारागढ़ पड़ा है। इस किले का निर्माण 14वीं सदी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा, गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए बनवाया था। किसने? बर सिंह ने बनवाया है। मेवाड़, मालवा और गुजरात से अटैक की आशंका थी, तो उससे बचने के लिए किसने बनवाया? राव बरसिंह ने बनवाया है। वीर विनोद के अनुसार, जो कि किसकी थी? श्यामल दास। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, जिनका कार्यकाल क्या था? 1364 से 62, बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। कौन? महाराणा क्षेत्र सिंह। उनके पुत्र लाखा काफी प्रयत्नों के बाद भी बूंदी पर अधिकार न कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कि राणा लाखा ने कसम खाई थी कि मैं तो बूंदी के किले को डिस्ट्रॉय करूंगा, पर वो कर नहीं पाए। तो उनके लोगों ने क्या ट्रिक दिया कि तुम मिट्टी का दुर्ग बना लो और उसे डिस्ट्रॉय कर दो, ऐसे तो तुम कुछ काम कर नहीं पाओगे फिर। तो वो मिट्टी का किला बनाकर भी जब उसे डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं, ईगो सेटिस्फेक्शन या कुछ भी कह सकते हैं अपने उसके लिए, तो ये जो कुंभहाड़ा थे, उन्होंने उस मिट्टी के दुर्ग को बचाने के लिए भी अपने प्राण की बाजी जो है वो लगा दी थी।
तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। किसके समय? राजा उमेद सिंह के समय। 84 खंभों की छतरी हमने पढ़ा था ना, 84 खंभों की छतरी का बूंदी में। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर व गर्भ गुंजन तोप, ये कहाँ पर है? बूंदी के अंदर है। अगला अपना क्या है? नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। और इसे क्या कहते हैं? सुदर्शनगढ़। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जयसिंह ने करवाया है। किससे के लिए? मराठा आक्रमण से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नाहर सिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर? नाहर सिंह भूमिया के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? नाहरगढ़ नाम पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार नाहर सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक किसने? रत्नाकर पौंडरिंग ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उसका स्थान अम्बागढ़ के निकट चौबुजी गढ़ी में स्थापित कर दिया। वहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। अगला है तारागढ़, जो कि अजमेर का है, जिसे अपने क्या कहते हैं? अजय मेरू या गढ़ बिठली। क्या कहते हैं? अजय मेरू या गढ़ बिठली कहते हैं। शाहजहां के शासनकाल में विठल दास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था। क्या था? दुर्गाध्यक्ष। कौन? विठल दास गौड़ का। कब के टाइम का? शाहजहां का जब राजा था तब का। और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़बिटली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार, किसके अनुसार? कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजय पाल ने करवाया था। टोड ने क्या कहा है? कर्नल टोड ने कहा है कि भाई तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? अजय पाल ने करवाया है। तारागढ़ के प्राचीर में 14 विशाल बुर्ज है, जिसमें घूंघट, गुगड़ी, फुटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज, फतेह बुर्ज है। तारागढ़ दुर्ग सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को बोला गया। किसने बोला है? जनरल विलियम बेंटिक ने। नेक्स्ट है मेहरानगढ़। तो मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर के अंदर। निर्माण हुआ है इसका 1459 राव जोधा द्वारा, और अगर डेट बोली जाए तो 12 मई को। 12 मई 1459 को राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का निर्माण कराया। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर के उत्तरी पहाड़ी, क्या नाम है? चिड़िया टूक। क्या नाम है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना है कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है? मयूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। विशालता के कारण संभवतः इस किले का मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बने मेहरान। दुर्ग के भीतर क्या है? मोती महल, फतेह महल, फूल महल, सिंगार महल दर्शनीय है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश, किसके द्वारा स्थापित है? महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नाम पुस्तकालय वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्रकार की तोपें हैं। अब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर तोपें कौन कौन सी है? किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बा, धुड़घानीद, बिच्छू बाण, मीर बख्श, रहस्य कला, गजक। ये हैं, ये अपनों को एक तरीके से याद रखनी है कि भाई ये मेहरानगढ़ के अंदर है। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंद घन के प्राचीन मंदिर हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ क्या है? तख्त विलास, चोखेलाव महल, कौन सा महल? चोखेलाव महल, बिचला महल, सिंगार चौकी, क्या नाम? श्रृंगार चौकी। और श्रृंगार चवरी हमने कहाँ पर पढ़ा था? श्रृंगार चवरी हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ में। जैसे शानदार इमारतें भी इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। अगला है चूरू का किला, जो कि ऑब्वियसली कहाँ होगा? चूरू में होगा। निर्माण किसने करवाया है? ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया है। चूरू का किला का निर्माण कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया है। 1857 के विद्रोह में यहाँ पर ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेजों का विरोध किया था। तो चूरू के किले के अंदर शिव सिंह ने 1857 क्रांति में अंग्रेजों का विरोध किया था। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोले के बरसात कर दी। जवाब में चूरू ने भी गोले बरसाए। कुछ समय बाद यहाँ पे गोले बनाने के लिए शीशा खत्म हो गया, तो जो यहाँ पे सेठ साहूकार ये लोग थे ना, उनके घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी कि भाई नहीं झुकना नहीं है, तुम हमारी चांदी लो, चांदी से तुम बना लो गोले। फिर जब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे, तो शत्रु सेना हैरान रह गई और जनता की भावना का सम्मान करते हुए दुर्ग पर से घेरा उठा लिया। ये हुआ अपना चूरू का किला।
इसके अंदर एक ये अच्छी बात है कि 1857 के अंदर जो ठाकुर शिव सिंह थे उन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेजों का। अगला दुर्ग है अकबर का दुर्ग, जो कि कहाँ है, अजमेर में है। मैगजीन दुर्ग भी कहते हैं। अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन, ये इसके नाम है। अकबर ने अजमेर नगर मध्य में 1570 में गुजरात विजय की स्मृति में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसकी स्मृति में? गुजरात विजय की स्मृति में। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना, अकबर की मैगजीन कहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनवाया है। एकमात्र दुर्ग जो कि मुस्लिम स्थापत्य पद्धति से बनवाया, कौन सा दुर्ग है? अकबर का दुर्ग, मैगजीन का दुर्ग, अकबर का दौलत खाना। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध की योजना अंतिम रूप से इसे दुर्ग में बनाई गई थी। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया था। तो टॉमस रो किसके टाइम में आया था? जहांगीर के टाइम में आया था। और उसने अपना इंट्रोडक्शन जहांगीर को अकबर के दुर्ग में ही दिया था। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या मैगजीन बना लिया। अगला है लालगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ है? बीकानेर में है। इसे जूनागढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग की नींव महाराजा राय सिंह ने 1589 में रखी। 1589 में किसने रखी है दुर्ग की नींव? महाराजा राय सिंह ने। दुर्ग की प्राचीर एवं अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से हुआ है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राव राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपल के दोनों तरफ चित्तौड़ की साके में वीर गति पाने वाले जयमल मेड़तिया और फत्ता सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां बनी हुई है एंट्री गेट पर। रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल, छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास, चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, विक्रम विलास आदि इस दुर्ग के अंदर प्रमुख निर्माण है। ये जो हमने पढ़ा था कि ये जो राय सिंह की प्रशस्ति है जो जूनागढ़ दुर्ग में सूरजपोल दरवाजे पर है, इसके लेखक कौन है? जो राय सिंह की प्रशस्ति है इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है कौन? जयिता। राय सिंह प्रशस्ति के लेखक कौन है? जयिता। अगला है भैंसरोडगढ़ का किला, जो कि कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। चंबल और बामनी, तो हम कैसे करेंगे? भैंस क्या कर रही है? चबा रही है, खाना चबा रही है। तो चंबल और बामनी नदी के संगम स्थल पर बना है कौन सा किला? भैंसरोडगढ़ का। ये तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। किस श्रेणी में आता है? जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। कर्नल टोड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी ने रोडाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। तो कर्नल टोड के अकॉर्डिंग इसका निर्माण किसने करवाया? भैंसा शाह और रोडाचारण ने। डोडा शासक के परमारों, राठौड़ों, शक्तावतों और चुंडावटों के अधिकार में रहने के बाद भैंसरोडगढ़ हाड़ाओं को मिला, पर अधिकांशतः मेवाड़ के अधिकार में रहा। इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? भैंसरोडगढ़। अगला किला है अपना कौन सा? गागरोन का किला, जो कि झालावाड़ में है। इसको हम नदियां कैसे याद करेंगे? आका, आका, क ख ग आता है तो हमने क्या किया? आका। तो आहू और काली सिंध, आहू काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है, जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। निर्माण 11वीं सदी में डोडा परमारों द्वारा करवाया गया था। उनके नाम पर इसका नाम डोडागढ़ या धुलरगढ़ पड़ा, जिसे हम अभी गागरोन भी कहते हैं। क्या नाम थे? डोडागढ़ और धुलरगढ़। तत्पश्चात दुर्ग खिंची चौहानों के अधिकार में आ गया। किला अचलदास खिलजी की वीरता को याद दिलाता है। 1423 में मांडू के सुल्तान होशंग शाह से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ये था गागरोन का पहला साका। गागरोन का ये फर्स्ट साका था। और जो सेकंड साका हुआ था गागरोन का सेकंड साका, ये कब हुआ था? 1444 के अंदर हुआ था। संत पीपा की छतरी सूफी संत मिठे साहब यानी कि संत हमीदुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी कहाँ पर है? गागरोन किले में ही है। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी इस किले की शोभा बढ़ाता है। अगला है अपना जयगढ़, जो कि कहाँ है? आमेर में है। मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में एक जयगढ़ दुर्ग की खास बात, इसमें तोपों ढालने का विशाल कारखाना था। तो तोपें ढालने का विशाल खाना कहाँ है? जयगढ़ आमेर में, जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा है। इस किले में रखी जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप है। तो एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? जय बाण, जो कि कहाँ है? जयगढ़ दुर्ग में है। जयगढ़ अपने विशाल पानी के टांकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण एवं विस्तार में विभिन्न कछवाहा शासकों का योगदान रहा, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जयसिंह ने प्रदान किया। तो वर्तमान स्वरूप जयगढ़ को किसने दी है? सवाई जयसिंह ने। जयगढ़ को रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई गुप्त सुरंगें हैं। अगला है अपना जालोर का किला, जिसे सुवर्णगिरी भी कहा जाता है। क्या? सुवर्णगिरी। सोनारगिरी पहाड़ी पर होने और ये सुखड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। पहाड़ी कौन सी है? सोनारगिरी। नदी कौन सी है? सुखड़ी। जालोर किले के बारे में बात हो रही है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी मिलता है। कहाँ पर? शिलालेखों में नाम है ये सुवर्णगिरी। किस में नाम है? शिलालेखों में नाम है क्या इसका? सुवर्णगिरी।
इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों द्वारा 8वीं सदी में करवाया था। किसने निर्माण करवाया? प्रतिहार शासकों में कब? 8वीं सदी में करवाया। किले के भीतर बनी तोपखाना मस्जिद, कौन सी तोपखाना मस्जिद? जो कि पूर्व में परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी। और ये किसने तुड़वा के तोपखाना मस्जिद बनवाई? अलाउद्दीन खिलजी ने। यहाँ का प्रसिद्ध शासक कान्हड़ चौहान, जिसका कार्यकाल क्या था? 1305 से 11 था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। इसका बेटा था वीरमदेव चौहान। तो अलाउद्दीन की बेटी जो थी उसको वीरमदेव चौहान पसंद था, लेकिन वीरमदेव चौहान नहीं चाहता था उसे शादी करना। तो जब वीरमदेव चौहान की वीर गति को प्राप्त हो गए थे ना वीरमदेव चौहान, कट गया था शरीर युद्ध में मरते मरते लड़ते लड़ते, तो जो अलाउद्दीन खिलजी की बेटी थी ना, कहते हैं कि वो वीरमदेव चौहान के सर के साथ के अंदर ही सर के साथ में ही सती हो गई थी। तो इन कान्हड़ देव चौहान और वीरमदेव चौहान से रिलेटेड दो किताब हैं। एक तो है कान्हड़ देव प्रबंध, क्या है? कान्हड़ देव प्रबंध। और वीरमदेव सोनगरारी विगत, क्या? वीरमदेव सोनगरा की विगत। ये किसने लिखी है? पद्मनाभ ने। ये दरबारी कवि थे किसके? कान्हड़ देव के। अगला है अपना जैसलमेर का किला। ऑब्वियसली कहाँ पर है ये? जैसलमेर है। स्वर्णगिरी कहा जाता है। जालोर को क्या कहा जा रहा है? सुवर्णगिरी। और जैसलमेर को क्या कहा जा रहा है? स्वर्णगिरी। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे पीले पत्थर से बना हुआ है। ये जैसलमेर में है, आसपास में मिट्टी है, तो धूप की रोशनी के कारण ये सोने के जैसा अपनों को लुक देता है, तो इसे क्या कहा जा रहा है? स्वर्ण नगरी। जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर बने पीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया था। तो जैसलमेर किले का निर्माण 1155 में करवाया किसने? राव जैसल ने। किसने? राव जैसल ने निर्माण करवाया है। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में कहावत बचे रहते हैं कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर, काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। दूर से देखने पर एक किला पहाड़ी पर लंगर डाले हुए एक जहाज जैसा प्रसिद्ध प्रतीत होता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के साथ बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। किले के अंदर बने प्राचीन एवं भव्य मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभ देव मंदिर अपने शिल्प एवं सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा जय मंदिरों की बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गज विलास और जवाहर विलास प्रमुख है। इस किले की प्रसिद्धि इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय के कारण ही है। अगला अपना जो दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग है। ये अपना आज का लास्ट दुर्ग है। भरतपुर के जाट राजाओं की वीरता। लोहागढ़ दुर्ग है कहाँ पर? भरतपुर में है। यहाँ के जाट राजाओं की वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने से समेटे लोहागढ़ का किला अजेता और सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। 1733 में जाट शासक महाराजा सूरजमल द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? महाराजा सूरजमल जाट शासक थे। कब बनवाया? 1733 में। लोहागढ़ को पूर्व स्थित में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया गया। यह पहले कच्ची गढ़ी थी, इसको पक्का किया गया और लोहागढ़ का वर्तमान स्वरूप दिया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्ट धातु से निर्मित कलात्मक और मरबूज द्वारा आज भी फेमस है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह, कौन? महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे। कौन सा? ये जो अष्ट धातु का दरवाजा है ना, दिल्ली से जीत कर लाए थे। कौन? महाराजा जवाहर सिंह 1765 में। इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें हैं। किले की बाहरी दीवारें मिट्टी से बनी और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है। खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर पानी भरा जाता था। मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता था। किसके चारों ओर है? लोहागढ़ की ओर है। अंग्रेज कर्नल जनरल लॉर्ड लेक ने, किसने? लॉर्ड लेक ने 1805 में अपने विशाल सेना और तोपखाने के साथ इस पर 5 बार अटैक कर, लेकिन वो हर बार असफल रहा। यहाँ पर कौन कौन से हैं चीजें? किशोरी महल, जवाहर पुज, कोठी खास, वजीर की कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर है? लोहागढ़ भरतपुर में है। उपयुक्त अपने ने मुख्य दुर्ग पड़े, उसके अलावा बयाना का किला कहाँ पर है? भरतपुर में है। बयाना का किला भरतपुर। तिमनगढ़ का दुर्ग ये भी कहाँ है? भरतपुर। और मारवाड़ का सोजत कहाँ है? भरतपुर। और कुचामन का किला। और पूर्व जयपुर रियासत के शिवाड़, कालक का कोड़, खंडार के किले, हाड़ौती का शेरगढ़, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग, सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य बनावट के लिए उल्लेखनीय है। तो आज हम इतना ही करेंगे। हम कल पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे या तो चैप्टर पूरा हो या हम सिर्फ इसका मंदिर शिल्प ही पढ़ेंगे, ताकि ज्यादा स्ट्रेस ना एक साथ में कुछ याद करने का। तो आज की हमारी वीडियो यहीं खत्म होती है। तब तक अगली वीडियो तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।